Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Score Lab of profsam.com. आज हम यूनिट 7 ऑल्टरनेटिंग करंट का शायद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट को समझेंगे। हाँ, ये टॉपिक थोड़ा इंटिमिडेटिंग लगता है। इसमें R, L और C तीनों एक साथ हैं। बिल्कुल, लेकिन आज इसको इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि ये डर हमेशा के लिए निकल जाएगा। ओके। अच्छा, एक बात बताओ। हाँ। कभी सोचा है कि रेडियो इतने सारे स्टेशंस में से आखिर एक पर्टिकुलर स्टेशन को कैसे पकड़ लेता है, जबकि हवा में तो सभी स्टेशंस के सिग्नल्स एक साथ मौजूद हैं? हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ये तो एक मैजिक ट्रिक जैसा लगता है। इतने सारे सिग्नल्स में से सिर्फ एक को कैसे सिलेक्ट करते हैं? ये एलसीआर सर्किट का ही कमाल है। अच्छा। वोल्टेज होता है ना, हाँ। वो में सोर्स वोल्टेज से भी ज्यादा हो सकता है। व्हाट? सोर्स से ज्यादा वोल्टेज, ये कैसे हो सकता है? ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट साउंड करता है। साउंड्स इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली, इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन ये पॉसिबल है। और एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट भी नहीं होती। रियली? चलो, इसी इम्पॉसिबल चीज के पीछे की फिजिक्स को आसान बनाते हैं। देखो, इसका कोर आइडिया बहुत आसान है। ओके। इमेजिन करो एक टीम है जिसमें 3 प्लेयर्स हैं। रेजिस्टर मतलब R, इंडक्टर L और कैपेसिटर C। ठीक है, R, L और C की एक टीम। हाँ, और तीनों सीरीज में खड़े हैं, इसलिए उनके थ्रू सेम करंट फ्लो होता है। ओके, करंट सेम है। करेक्ट, मगर तीनों का करंट को लेकर एक अनोखा रिश्ता है। कैसा रिश्ता? रेजिस्टर कहता है मैं करंट के साथ चलूंगा, तो इसका वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं। साथ साथ? बिल्कुल, साथ साथ, मैक्सिमम साथ साथ 0। फिर आता है इंडक्टर, जो थोड़ा लेजी है। लेजी है? हाँ, वो कहता है करंट पहले, मैं बाद में। अच्छा। तो इसका वोल्टेज करंट से 90 डिग्रीज आगे चलता है, मतलब लीड्स करता है। अच्छा। और आखिर में है कैपेसिटर, ये बहुत इंपेशेंट है। वो कहता है मैं पहले, करंट बाद में। तो इसका वोल्टेज करंट से 90 डिग्रीज पीछे रहता है, यानी लैग्स। तो एक साथ चलता है, एक आगे और एक पीछे। इनकी तो आपस में बनती ही नहीं होगी। बिल्कुल, और इन तीनों की इसी अनबन से जो टोटल ऑपोजिशन बनता है, उसको कहते हैं इम्पीडेंस। Z से डिनोट करते हैं। इम्पीडेंस? हाँ, इसको एक 3% टग ऑफ वॉर यानी रस्सी खींच के गेम से समझो। करंट जो है वो रस्सी है। अब रेजिस्टर रस्सी को आगे खींचने में हेल्प कर रहा है, पर फ्रिक्शन की तरह एनर्जी वेस्ट करता है, हीट के फॉर्म में। ओके, R इज लाइक फ्रिक्शन। हाँ, अब इंडक्टर रस्सी को 90 डिग्री ऊपर खींच रहा है, ऊपर, और कैपेसिटर रस्सी को 90 डिग्री नीचे खींच रहा है। ओ, तो L और C तो एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट काम कर रहे हैं, एक ऊपर तो एक नीचे। प्रिसाइसली, अगर L ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है, तो नेट इफेक्ट ऊपर की तरफ होगा। राइट। अगर C ज्यादा स्ट्रांग है, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है, तो नेट इफेक्ट नीचे की तरफ होगा। ओके। लेकिन एक ऐसी स्पेशल फ्रीक्वेंसी आती है जिसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जब L और C बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं। तो इसका मतलब वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? बिल्कुल, और जब वो कैंसिल हो जाते हैं तो रस्सी को रोकने वाला सिर्फ रेजिस्टर, द फ्रिक्शन। एग्जैक्टली, सिर्फ रेजिस्टेंस बचता है। इस मोमेंट पर ऑपोजिशन यानी इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है और करंट मैक्सिमम फ्लो करता है। यस, यही रेडियो ट्यूनिंग का सीक्रेट है। जब हम रेडियो का नॉब घुमाते हैं, हम C को चेंज कर रहे होते हैं, जब तक कि उसकी XC उस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी के XL के बराबर ना हो जाए। जैसे ही मैच होता है, बूम, करंट मैक्सिमम और वो स्टेशन साफ सुनाई देता है। वाह, तो हम एक्चुअली C को एडजस्ट करके L के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होते हैं। ये तो काफी आसान है। आसान है ना? इसका एक मेंटल इमेज भी है। कैसा? एक इंपीडेंस ट्रायंगल इमेजिन करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। ट्रायंगल का बेस है रेजिस्टेंस R, उसकी जो परपेंडिकुलर हाइट है वो है नेट रिएक्टेंस, यानी XL माइनस XC। ओके, बेस R, हाइट XL माइनस XC। और हाइपोटेन्यूज है टोटल ऑपोजिशन, यानी इम्पीडेंस Z। अब रेजोनेंस पर क्या होता है? XL XC के बराबर हो जाता है, तो वर्टिकल हाइट 0 हो जाएगी। परफेक्ट। ट्रायंगल कोलैप्स हो जाता है और हाइपोटेन्यूज छोटा होकर बेस के बराबर आ जाता है, यानी Z इक्वल्स R। मिनिमम ऑपोजिशन। ये मेंटल इमेज काफी हेल्पफुल है। हाँ, चलो अब देखते हैं कि NCERT इसको कैसे एक्सप्लेन करता है। प्लीज रीड द मेन इक्वेशन फॉर दिस सर्किट फ्रॉम सेक्शन 7.6। ओके, फ्रॉम NCERT, फ्रॉम Kirchhoff's loop rule,
L DIDT प्लस IR प्लस QC इक्वल्स V। ये DIDT और QC, इसका क्या मतलब है? थोड़ा सिंपल करके बता सकते हैं? गुड क्वेश्चन। ये बस तीनों कंपोनेंट्स के वोल्टेज लिखने का एक फॉर्मल तरीका है। LDIDT का मतलब है इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, यानी VL। अच्छा, IR तो हम जानते हैं, रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज VR। राइट। और QC ये है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज VC। तो इक्वेशन बस ये कह रही है कि किसी भी इंस्टेंट पर तीनों का वोल्टेज सम सोर्स वोल्टेज V के बराबर है। ओके। लेकिन याद रखो, ये सिंपल अलजेब्रा वाला एडिशन नहीं है। ओह हाँ, ये वेक्टर एडिशन है, क्योंकि उनकी फेज अलग-अलग है। बिल्कुल, इसीलिए हमने वो टग ऑफ वॉर एनालॉजी यूज की थी। इनके डायरेक्शंस अलग हैं। इसको विजुअलाइज करने के लिए हम फेजर डायग्राम यूज करते हैं। फेजर डायग्राम। हाँ, बस घूमने वाले एरोस, वेक्टर्स बनाने का एक फैंसी तरीका है। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। ओके। पहला स्टेप, करंट I को रेफरेंस मानो। क्योंकि वो सीरीज में सेम है, उसे फेजर डायग्राम पर हॉरिजॉन्टल बना दो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। ठीक है। दूसरा स्टेप, वोल्टेजेस प्लॉट करो। VR करंट के साथ इन फेज है, तो वो भी हॉरिजॉन्टल बनेगा। करेक्ट। VL करंट से 90 डिग्री आगे है, तो वो वर्टिकल ऊपर बनेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। और VC वो 90 डिग्री पीछे है, तो वर्टिकल नीचे, नेगेटिव वाई एक्सिस। एक्सीलेंट। तीसरा स्टेप, VL और VC ऑपोजिट है, तो उनका नेट निकालो। मान लेते हैं VL VC से बड़ा है, तो नेट रिजल्ट होगा VL माइनस VC ऊपर की तरफ। ओके। चौथा स्टेप, अब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल VR और एक नेट वर्टिकल VL माइनस VC। इनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। परफेक्ट। जिसका बेस VR है, हाइट VL माइनस VC है और हाइपोटेन्यूज सोर्स वोल्टेज V है। राइट। पांचवा स्टेप, अब इस वोल्टेज इक्वेशन की हर टर्म को करंट I से डिवाइड कर दो। VI बन जाएगा Z, VRI बन जाएगा R, VLI बन जाएगा XL और VCI बन जाएगा XC। ओह। तो हमें मिल जाएगा टोटल ऑपोजिशन, यानी इंपीडेंस का फॉर्मूला Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। यही हमारा इंपीडेंस ट्रायंगल था। अच्छा, तो फॉर्मूला ऐसे डिराइव होता है। ये तो काफी लॉजिकल है। और आखिरी स्टेप, रेजोनेंस। ये तब होता है जब XL XC के बराबर हो जाता है। हाँ, इससे XL 0 हो जाता है और Z मिनिमम हो जाता है, Z इक्वल्स टू R। पूरा सर्किट एक सिंपल रेजिस्टर जैसा बिहेव करने लगता है। होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर इज फ्रॉम profsam.com। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो R इक्वल्स टू 10 ओम, L इक्वल्स टू 0.5 हेनरी और C है 20 माइक्रोफैराड। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इसका फॉर्मूला तो है ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1/√LC। हाँ, वैल्यूज डालने पर ओमेगा आएगा लगभग 316 रैड्स। इस फ्रीक्वेंसी पर Z सीधे R के बराबर हो जाएगा, यानी 10 ओम। यस। और अगर सोर्स वोल्टेज 200 वोल्ट है, तो मैक्सिमम करंट VR से मिलेगा, यानी 200/10। 20 एम्पेयर्स। एग्जैक्टली। ओह, तो सिर्फ उसी एक फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम होगा। गॉट इट। बिल्कुल। ये टॉपिक पिछले R, L और C के टॉपिक्स को कंबाइन करता है और आगे पावर फैक्टर समझने में हेल्प करेगा। ठीक है। चलो अब कुछ साइलेंट किलर्स देखते हैं, जहां स्टूडेंट्स अक्सर मार्क्स लूज करते हैं। ओके। मिसकंसेप्शन नंबर 1, स्टूडेंट्स सोचते हैं कि एट रेजोनेंस रेजिस्टेंस बिकम 0। हाँ, ये लगता है क्योंकि करंट मैक्सिमम होता है तो सोचते हैं कि ऑपोजिशन 0 हो गया है। यही गलत है। करेक्ट आइडिया है कि रिएक्टेंस मतलब XL, XC 0 होता है, R 0 नहीं होता। ओह। इंपीडेंस मिनिमम होकर R के बराबर हो जाता है, 0 नहीं। याद रखो, रेजोनेंस रिमूव्स द ऑब्स्टेकल कोर्स रिएक्टेंस, but the friction resistance is still there. ओके, सो एट रेजोनेंस Z इक्वल्स टू R, नॉट 0। सिर्फ रिएक्टेंस 0 होता है। परफेक्ट। अब मिसकंसेप्शन नंबर 2, वोल्टेज अक्रॉस L and C is 0 at resonance। क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। उनका सम 0 होता है, वो खुद 0 नहीं होते। अभी हमने डिस्कस किया था ना कि VL और VC की इंडिविजुअल वैल्यूज बहुत ज्यादा हो सकती हैं। राइट। वो टग ऑफ वॉर वाली बात याद रखो। रस्सी में टेंशन यानी वोल्टेज बहुत है,
पर नेट मूवमेंट 0 है। Right? So VL and VC can be very high, but they are equal and opposite, इसीलिए उनका net effect 0 है, लेकिन उनकी individual value 0 नहीं है। एक्सीलेंट। अब इसको याद रखने के लिए एक मेमोरी हुक। Okay? एक निमोनिक है सिविल। Civil, CIVIL, हाँ, कैपेसिटर C में करंट I लीड्स वोल्टेज V CIV, और वोल्टेज V लीड्स करंट I इन एन इंडक्टर L। VIL, तो बन गया सिविल। इससे हमेशा याद रहेगा कि किसमें कौन आगे है। CIV, VIL, आसान है। कैपेसिटर में करंट आगे, इंडक्टर में वोल्टेज आगे, ये तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होने देगा। और एक फिजिकल जेस्चर, हाँ, अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करो फॉर VL ठीक है। और राइट हैंड नीचे फॉर VC। रेजोनेंस पर दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं तो उनका नेट इफेक्ट 0 हो जाता है। लेफ्ट हैंड अप फॉर L, राइट हैंड डाउन फॉर C, इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, ये भी याद रहेगा। तो आज के इस इन डेप्थ चर्चा को 3 सिंपल पॉइंट्स में समराइज करते हैं। ओके, पहला, एक सीरीज LCR सर्किट में टोटल ऑपोजिशन को इम्पीडेंस Z कहते हैं और ये R, XL और XC का वेक्टर सम होता है। फॉर्मूला है Z = √R² + XL - XC का स्क्वायर। ठीक है। दूसरा, रेजोनेंस एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी पर होता है। ω0 = 1/√LC। जब इंडक्टिव रिएक्टेंस XL और कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। राइट। और तीसरा, रेजोनेंस पर सर्किट का इंपीडेंस मिनिमम होता है Z = R। इसलिए करंट मैक्सिमम होता है और सर्किट एक प्योर रेजिस्टर की तरह बिहेव करता है। मतलब वोल्टेज और करंट इन फेज हो जाते हैं। क्लियर। इम्पीडेंस, रेजोनेंस और रेजोनेंस पर सर्किट का बिहेवियर, ये 3 चीजें मेन है। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर विजिट करें। दैट इज PROF SAM, राइट? यस। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट